हेलो एवरीवन, मैथ्स विद शफिका चैनल में मैं शफिका आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे क्लास 10th के। आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है। देखिए क्या कह रहा है, क्या स्टेटमेंट है। चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. For any natural number n, ये मुझे स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं स्टेटमेंट को देख करके। क्या कह रहा है, मुझे चेक करके बताना है कि क्या 6 रेज टू पावर जो n डिजिट है, क्या उसकी n डिजिट मेरी 0 होती है और किस पे, नेचुरल नंबर पे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सोन। अब ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखे है 6 रेज टू पावर n, इसमें बताना है n की जगह आपको 1 2 3 4 समथिंग 4 3-4 वैल्यूज रख के आपको चेक करना है कि क्या इसकी n डिजिट 0 होती है। तो मैं जब n की जगह 1 रखती हूं तो 6 रेज टू पावर 1 होता है 6, इसका मतलब इसकी n डिजिट क्या हो गई 6। फिर मैं n की जगह 2 रखती हूं तो 6 रेज टू पावर 2 रखती हूं तो क्या हो गया 36। दैट मींस इसकी n डिजिट भी क्या हो गई 6। फिर मैं क्या करती हूं, n की जगह 3 रखती हूं तो क्या आ जाएगा 2 1 6, इसकी भी n डिजिट क्या हो गई 6। इसका मतलब मुझे क्या पता चल रहा है कि जब मैं n की जगह 1 2 3 समथिंग कुछ भी रखती हूं तो उसकी n डिजिट क्या हो रही है 6। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि इसकी n डिजिट क्या होनी चाहिए 0। तो हम देखो कैसे करते हैं बेटा। अगर देखो फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर लिया जैसे 20, ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया 20। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो 20 है ना, ये 10 से डिविजिबल होता है। मतलब ऐसा कोई नंबर जिसकी n डिजिट अगर वो 0 है तो वो हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। और जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अब देखिए 10 से डिविजिबल है ये नंबर, लेकिन 10 के जो फैक्टर बनते हैं वो क्या बनते हैं 2 और 5। जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो ऑटोमेटिकली 10 के जो फैक्टर हैं 2 और 5 उनसे भी डिविजिबल होगा। फिर से सुनिए ये बात, मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 20। क्यों लिया मैंने ऐसा एग्जांपल, ये कह रहा है n डिजिट 0 होनी चाहिए। मैंने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसकी n डिजिट 0 है। जिस नंबर की n डिजिट 0 है वो हमेशा 10 से क्या होगा डिविजिबल। जब वो डिजिट 10 से डिविजिबल है तो 10 के दो फैक्टर बन रहे हैं 2 और 5। जब ये 20 10 से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली 10 के जो फैक्टर बनेंगे 2 और 5 उससे भी ये 20 डिविजिबल होगा। अब ये फैक्टर क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि जिस नंबर की n डिजिट 0 होगी सिर्फ वही डिजिट ऐसी है जो 10 से डिविजिबल होगी। बट मेरा जो क्वेश्चन है वो तो 6 रेज टू पावर n है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैं कुछ डायरेक्ट जो पेपर में आपको जैसी लैंग्वेज में क्वेश्चन करना है वो बता रही हूं। इफ एनी नंबर, कोई भी नंबर ऐसा हो जिसकी n डिजिट 0, कोई भी नंबर ऐसा हो जिसकी n डिजिट 0 है, इज डिविजिबल बाय 10। कोई भी नंबर ऐसा होगा जिसकी n डिजिट 0 है वो हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। इट मींस दैट इट इज ए फैक्टर ऑफ, या इट इज डिविजिबल बाय 2 और 5। जिस नंबर की n डिजिट 0 है वो 10 से डिविजिबल होगा। अगर वो 10 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो सो
दिस फैक्टर्स आर 2 और 5। ये जो फैक्टर्स हैं 10 के, ये क्या है? 2 और 5 फैक्टर्स है, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो जो डिजिट है वो तो 6 रेज टू पावर n है। अब ये क्या दिखाना चाह रहा है? 6 रेज टू पावर n। अगर मैं 6 के फैक्टर बनाऊं तो 6 के फैक्टर क्या बनते हैं? 2 और 3। लेकिन मुझे इसके एंड डिजिट 0 दिखानी है, तो मेरे पास 3 की जगह क्या होना चाहिए? 5। जबकि मेरे पास यहाँ पर 5 की जगह क्या है? 3। इसका मतलब इससे क्या प्रूव हो रहा है कि 6 रेज टू पावर n एक ऐसी वैल्यू है जिसकी एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती, और अगर इसकी एंड डिजिट कभी 0 होगी तो उसके लिए यहाँ पर फैक्टर क्या होना चाहिए? 5। तो 6 रेज टू पावर n कांट एंड डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूं। क्या कह रखा है देखिए, चेक करना है मुझे 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, कि क्या 6 रेज टू पावर n है इसकी एंड डिजिट 0 होगी फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर हमारे कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। अब ये जो 6 रेज टू पावर n है, मैंने जब n की जगह 1 रखा तो क्या आ गया? 6। जब मैं n की जगह 2 रख रही हूं, 6 रेज टू पावर क्या होता है? 2, 36। 36 की भी एंड डिजिट क्या आ रही है? 6। फिर हम 6 रेज टू पावर 3 करते हैं तो क्या आ गया? 2, 1, 6। दैट मींस इसकी भी एंड डिजिट क्या आ रही है मेरे पास? 6। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं 6 की पावर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखूंगी, मेरी एंड डिजिट हमेशा क्या आ रही है? 6। तो क्या हो गया? अब इससे तो मुझे ये पता चल रहा है कि मैं कुछ भी रख लूं, एंड डिजिट 6 के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं आएगी। लेकिन ये कह रहा है एंड डिजिट मेरी क्या आनी चाहिए? 0। तो उसके लिए मैंने क्या किया? एक वैल्यू ले ली 20, ऐसी वैल्यू जिसकी एंड डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। अब मैंने 20 वैल्यू ली है, ये जो 20 है 10 से डिविजिबल होता है। क्यों हो रहा है 10 से? क्योंकि इसकी एंड डिजिट क्या है? 0। अब ये जो 10 है, इस 10 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? 2 और 5। जो डिजिट आपके 10 से डिविजिबल है दैट मींस वो 2 और 5 से भी 100% डिविजिबल होगी। तो अब आपको एग्जाम में क्या लिखना है? इफ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो जिसकी एंड डिजिट 0 है, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 10 से। अगर वो 10 से डिविजिबल है इट मींस वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगी। अगर 2 और 5 से डिविजिबल है दैट मींस इसके फैक्टर क्या है? 2 और 5। बट हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या दे रखी है? 6 रेज टू पावर n। अगर मैं 6 के फैक्टर बनाती हूं तो 6 के फैक्टर आते हैं 2 और 3, जबकि मुझे एंड डिजिट 0 लाने के लिए क्या चाहिए? 2 इंटू 5, और मेरा क्या आ रहा है? 2 इंटू 3। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि इसका मतलब इस 6 रेज टू पावर n की कभी भी एंड डिजिट 0 नहीं आ सकती। तो 6 रेज टू पावर n कांट एंड डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि आप n की कुछ भी वैल्यू रखो जिससे आपकी एंड डिजिट 0 नहीं आएगी। तो ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है मुझे? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक डिजिट ये है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। अब हम सबसे पहले मुझे इसमें यह पता होना चाहिए कि इसमें कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर ले लिया 4, ठीक है, 4 नंबर लिया है जो 1 से भी डिविजिबल होता है, ऐसा नंबर जो 1 से भी हो, खुद से भी हो, और एक अदर फैक्टर उसका और भी हो। एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन एक और होना चाहिए, जो 1 से भी हो और खुद से भी हो।
और एक अदर फैक्टर और हो उसका, तो इसका मतलब ये 2 से भी तो डिविजिबल होता है। मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो नंबर क्या होते हैं मेरे कंपोजिट नंबर। अब मुझे इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, क्या ये वाले नंबर और क्या ये वाले नंबर मेरे कंपोजिट हैं। देखिए क्या डिजिट दे रखी है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। एक डिजिट मेरी ये है, इस डिजिट में भी 13 है, और एक डिजिट मेरी ये है, इस डिजिट में भी 13 है। 13 दोनों में से कॉमन क्या रह गया, 7 इंटू 11 प्लस यहां पर ये 13 बाहर आ गया, तो इसकी जगह क्या रह जाएगा 1। 7 इंटू 11 और इंटू में आप चाहे यहां पर ये भी कर सकते हो 1। ये 13 मैंने बाहर ले लिया, तो यहां रह गया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस इस 13 को जब मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बच गया 1। फिर देखिए 13, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 7 इंटू 11 ये हो गया 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। जब मैं इस नंबर की मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे क्या मिलता है वो देखते हैं हम। 1014, ठीक है। अब ये वाला जो नंबर है हमें ये बताना है क्या ये नंबर कंपोजिट है। देखो ये नंबर 1 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और खुद से भी हो रहा है, और भी हो सकता है किसी और टेबल से डिविजिबल होता हो, लेकिन ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से भी हो, खुद से भी हो और भी किसी से हो, तो इसका मतलब इट इज एन कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस में 5। अब देखिए एक डिजिट तो है मेरे पास ये और एक डिजिट है मेरे पास ये, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5, अंदर क्या रह जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहां क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 5 दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 जा 42, 42 इंटू 2 84, 84 की 3 से करते हैं, 84 की 3 से करेंगे 252, 252 की 4 से करते हैं 1008 और प्लस में क्या आ गया 1, ठीक है। तो 5 इंटू 1009, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया। क्या 5045 मेरा कंपोजिट नंबर है। देखिए ये नंबर 1 से भी डिविजिबल है, खुद से भी है, और ये नंबर देखो 5 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब इट इज एन कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर। मुझे यही बताना था कि क्या ये नंबर मेरे कंपोजिट नंबर है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, while Ravi 12 minutes, Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time, at the same point and at the same time and go in same direction, ठीक है।
आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स will they meet again at starting point? Again at starting point. ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्या क्या रखा है देखो। देयर इज ए सर्कुलर पाथ ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक फील्ड में, एक स्पोर्ट्स का फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, गोल गोल रास्ता है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है। ठीक है, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर दी सेम। रवि उसी सर्कुलर पाथ का एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। सपोज करो दोनों सेम पॉइंट से चलते हैं, सेम टाइम पर चलते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। वो कह रहा है कि अब उसके बाद वो मिनिमम कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे, मुझे ये निकालना है। तो हमें क्या लिखना है, सोनिया टेक्स 1 राउंड टू द फील्ड, 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है एक राउंड फील्ड में कितने मिनट में लगाती है, 18 मिनट में। ठीक है, और रवि जो है वो कितने मिनट में लगाता है, 12 मिनट में। ठीक है, अब बच्चे जो ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं इसमें कि इसमें मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ या एलसीएम। सबसे पहली बात ये देखो, आपको एक शॉर्टकट बता रही हूं, जहां पर आपको ग्रेटेस्ट डिजिट आ जाए या फिर हाईएस्ट आ जाए, मेंशन हाईएस्ट, उसमें हमेशा क्या निकलता है, एचसीएफ। जहां पर लोएस्ट आ जाए और क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, जहां पर लोएस्ट डिजिट आ जाए और मिनिमम आ जाए, वहां पर हमेशा क्या निकलता है, एलसीएम। अब ये लास्ट लाइन में क्या दिखा रहा है, आफ्टर हाउ मैनी, कितने टाइम के बाद वो दोबारा मिलेंगे, मिनिमम कितने टाइम के बाद वो वापस दोबारा मिलेंगे, मिनिमम की बात हो रही है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। ठीक है, कितने टाइम के बाद मिनिमम वो एक पॉइंट पर मिलेंगे। तो मुझे इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, देखिए एलसीएम निकालते हैं, 18 और 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 9 एज इट इज, 2 3 जा, फिर हम 3 से करते हैं, 3 3 जा, 3 1 जा, फिर 3 से 1 1, तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसका मतलब क्या है कि सोनिया और रवि जब दोनों सेम पॉइंट से, सेम टाइम से, सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो वो लास्ट में कितनी देर के बाद, कम से कम कितनी देर के बाद वो मिलेंगे, तो इसका मतलब 36 मिनट के बाद वो दोबारा वहीं पर सेम पॉइंट पर मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 36 मिनट। यहां पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।